श्रम विभाग की आवंटित राशि को 74.58 करोड़ रुपए से 29.80% बढ़ाकर 96.81 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। मुख्यमंत्री जी एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष सुधा पूर्व मंत्री, श्री मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री एवं श्री रामफल कुंडू पूर्व विधायक हरियाणा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन इन सभी का स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती रेणु भाटिया हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। ये सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी जिला पंचकुला के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटी तथा मोरनी हिल्स जिला पंचकुला के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए उपस्थित थे। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 190 के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 के बजट की अनुदान की मांगों पर विचार करने के उद्देश्य से 8 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। इनकी अधिसूचना भी साथ में ही जारी हो जाएगी। 21 मार्च से 25 मार्च के बीच में समितियों को अपना कार्य करने का अवकाश रहेगा। प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 मार्च 2025 बुधवार तक सौंपेगी और उस रिपोर्ट को दिनांक 26/3/2025 को सदन में प्रस्तुत करेगी। किसी भी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी। थैंक यू आदरणीय अध्यक्ष जी। अभी तो तवा ही गर्म हो था। हमारे दादा करे पानी पी ले, कहा थोड़ा कम समय मिला है। दादा हमारे करेगा पानी पी ले थोड़ा का। थैंक यू। जो स्पीच के जो आपका के पेज हैं उनको देख के लगभग आधे में था, तो मुझे लगा कि 2 मिनट का एक इंटरवल हो जाए बीच में। अच्छा किया। थैंक यू आदरणीय अध्यक्ष जी। खेल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इनमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों को मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता
व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख रखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को पीपी मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर इन प्रयोग के नतीजे अच्छे आते हैं तो कुछ अन्य परिसरों को भी इसी नीति के चलाने हेतु चिन्हित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस सरकार द्वारा हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 में शुरू की गई थी, जिसमें 8 खेलों वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट के उपकरण नगर निकायों और पंचायतों के माध्यम से आवंटित किए जाने का प्रावधान है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में भारोत्तोलन और योग को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए वे अपनी खेल परियोजन व प्रदर्शन संबंधी अन्य पहलुओं को डिजिटल तरीके से प्रतिबंधित कर सकें। इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग कराई जाएगी व ऐसे 10 गांवों, कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नए स्टेडियम उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ओलंपिक स्तर पर पदक विजेता कोई भी खिलाड़ी यदि अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहे तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे न केवल वर्तमान का निर्माण करते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी रखते हैं। हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत उन्हें बेहतर अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के बजट के कुछ नए प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम की कौशल संबंधित प्रशिक्षण, छात्रावास और विदेशी भाषा सीखने की सुविधा दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीपी मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं की कौशल क्षमताओं को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर ओपन कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI संस्थानों में मशीनरी एवं उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष 39 करोड़ रुपए बजट प्रावधान की तुलना में इस वर्ष प्रावधान बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल
इंस्ट्रक्टर स्कूली विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए नजदीकी राजकीय विद्यालयों का सहयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1381.78 करोड़ रुपए को 41.97% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1961.69 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व ग्रामीण विकास, राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में इससे संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही नवाचारों को भी अपनाया जाएगा। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा। हमने अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतु हमने प्रथम चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया है। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण करवाया जाएगा ताकि उन्हें उचित प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आवंटित किए गए थे परंतु किसी कारणवश कब्जा नहीं दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7300 परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है तथा शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य के लिए मैं विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं। आगामी वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया था, जिसके तहत प्रत्येक जिला में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने मनरेगा, पौंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्ष में हम पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार कर सभी गांवों को मॉडल गांव बनाना है। राज्य सरकार महाग्रामों तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हॉपर टिपर डंपर भी प्रदान करेगी, जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा सके। साथ ही हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह कार्य देने की योजना बनाई है और इन्हें इस कार्य के लिए मैं गांव की जनसंख्या के अनुपात में मासिक मेहनताना दिए जाने का भी प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता को मैंने अनुभव किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी HCW पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5,629.18 करोड़ रुपए को 29.93% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में
7,313.98 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकाय ने कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी। संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवर शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण वे हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कहीं भी कर सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के अनुसार सफाई कार्यों की निविदाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 50% निविदाएं सफाई मित्रों और उनके समूहों को आवंटित करने की नीति आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में अधिसूचित की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। यह समर्पित कोष स्थायी बाढ़ प्रबंधन करने तथा शहरों और शहरियों को भविष्य की आपदाओं से सुरक्षित रखने के प्रकल्प शुरू करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाकों अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं उन्हें पुनः विकसित किया जाएगा। इस कार्यों में सड़कों के सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए विशेषतः सड़कों को पैदल चलने योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार मौजूदा सड़क ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी। प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर के राइट ऑफ वे ROW का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई, सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी आदि के संबंध में तेजी से और कुशल तरीके से बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में सभी नगर पालिकाओं और परिषदों को वैक्यूम सकर एवं क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी, श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैच वर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग स्प्रिंकलिंग मशीन जैसी मशीनरी और उपकरण प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक खेल सुविधाओं को सशक्त बनाना और फिटनेस एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोहतक और गुरुग्राम में बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। यह पहल पार्किंग की समस्याओं का समाधान करेगी और शहरों में यातायात प्रबंधन को सुगम बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CTP स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अति आधुनिक पार्क विकसित करेगी। इन पार्कों में व्हील चेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरेक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे ताकि सभी के लिए एक आनंददायक और सुलभ अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में 75 पुराने कचरा स्थलों से 101 लाख मीट्रिक टन कचरे में से लगभग 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि का पुनः प्राप्त किया गया है, जिसका उपयोग हरित क्षेत्र, पार्क और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने के लक्ष्य के लिए मैंने प्रावधान किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 4091.95 करोड़ रुपए को 38.5% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 5666.28 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर एवं ग्राम नियोजन वर्ष 2020 में लागू की गई समाधान से विकास की स्कीम में अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने
3,430 करोड़ रुपए को बकाया जात जमा करवाए हैं। इस स्कीम की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने इसे 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 2,749 करोड़ रुपए तथा आईडीसी में से 776 करोड़ रुपए की राशि इनके विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। मैं वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी से 3,000 करोड़ रुपए तथा आईडीसी से 600 करोड़ रुपए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्य के लिए देने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5,452.72 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में बनाए जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार 4,556.53 करोड़ रुपए वहन करेगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2,933.56 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 917 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 MLD WTP और धनवासपुर, बेहरामपुर और सेक्टर 107 में 100 MLD STP की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त SPR और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपए से वर्ष 2031 तक की अनुमानित आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है। इस कार्य की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने तथा उन्हें शहरों के बराबर लाने के लिए शहर जैसी सुविधाएं बनाने के लिए मैंने नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग को गांव में भी नियोजित विकास की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025-26 में पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में महाग्राम महायोजना की तैयारी की जाएगी, जिसमें गांव की आबादी, फिरनी तथा आसपास के क्षेत्र को चिन्हित कर डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले 3 वर्षों की अवधि में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए विभाग को भारत सरकार से 616 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 140.23 करोड़ रुपए को 65.0% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 231.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबके लिए आवास भारत सरकार की सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि राष्ट्र के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उनके पास अपना एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर हो। राज्य सरकार भी सबके लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण इस नाम से एक नया विभाग वर्ष 2020-21 में बनाया गया था। यह विभाग प्रदेश में आवासीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर पक्के मकान मिल सकें। डबल इंजन के लाभ को ऐसे समझा जा सकता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, कि हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को
क्रमशः प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांव में 100 वर्ग गज के प्लाट हरियाणा सरकार द्वारा इन पर निर्माण लागत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के माध्यम से शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को स्वच्छ और किफायती किराए के आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पहल उन लोगों के लिए अल्पकालिक किराए के आवास का विकल्प देगी जो अपना घर खरीदना नहीं चाहते। इसके तहत सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किराए पर देने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 605.30 करोड़ रुपए को 303.8% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2444.27 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अवसंरचना हरियाणा विशेषकर प्रदेश का NCR क्षेत्र देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, जहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़कें, परिवहन, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा सुविधाएं विकसित करना समय की मांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विकास का आधार नहीं है, बल्कि हर नागरिक की प्रगति और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। हरियाणा का बजट राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। जब बुनियादी ढांचा होगा तभी हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से ऐतिहासिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है, जिसमें सड़कों, रेल, सिंचाई और लॉजिस्टिक में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3416 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो 2009-14 के मात्र 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक है। यह ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे हरियाणा एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुग्राम मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के विस्तार को मंजूरी देकर हरियाणा की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दी गई है, जिससे लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर हब तक 5500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत NCR सिटी द्वारा सराय कालेखां से धारूहेड़ा होते हुए निमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जबकि सराय कालेखां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ से असौदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पंचगांव तक मेट्रो लाइनों के निर्माण पर अध्ययन किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण ढांचागत परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हुए समय गुणवत्ता व कारीगरी को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता की लिखित पढ़त व मानकों की परिभाषित करने का कार्य कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल हमारी सरकार हरियाणा में नई रेल परियोजनाओं, स्टेशनों के आधुनिकीकरण
और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की गति और प्रगति दोनों तेज हों। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1195 किलोमीटर के 15,875 करोड़ रुपए की लागत से 14 नए रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जन सुविधाओं का उपलब्ध होना अत्यधिक अनिवार्य है, लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्र की हो तो यह मूलभूत आवश्यकता बन जाती है कि इन जन सुविधाओं का सभी को लाभ पहुंचे। इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि महाग्राम योजना के तहत इस वर्ष 12 गांवों में शहरों की तर्ज पर पीने के पानी व सीवर की सुविधाएं दी जाएंगी। इनके अतिरिक्त 150 किलोमीटर की सीवर लाइन व्यवस्था भी की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पावर प्लांट, उद्योग, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा अपशिष्ट जल का उपयोग करने की नीति बनाई जा रही है। आज पूरे प्रदेश में 281.65 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जा रहा है और वर्ष 2028 तक प्रदेश में उत्पन्न होने वाले 100% अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जाने लगेगा। इससे प्रदेश में जल संसाधनों पर दबाव कम होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 से संशोधित अनुमान 4,874.45 करोड़ रुपए को 1.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 4,950.96 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा वित्त वर्ष 2025-26 में ऊर्जा विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में उठाए गए कई क्रांतिकारी कदम के कारण बिजली उपकरणों का कुल संप्रेषण एवं व्यवसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर 10.4% रह गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन कदमों के कारण बिजली उपकरणों की कार्यशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह सारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान आदरणीय अध्यक्ष महोदय DHBVN को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 5,870 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बाकी बचे 1,376 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में हम वित्त वर्ष 2025-26 में एक नई स्कीम लाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धता 10,729 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 16,015 मेगावाट हो गई है। इसे अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर लगभग 24,000 मेगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है, जिससे कि हर उपभोक्ता को 100% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की स्थापना का कार्य लगभग 7,272 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के उपक्रम BHEL की मदद से शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2029 तक पूरा कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने RGTPP हिसार में एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विस्तार इकाई योजना लगाए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पानीपत में 2 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा विद्युत खरीद ने 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मई 2026 से चालू होने की उम्मीद है। इस 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा क्षमता में 1115 मेगावाट सौर और 896 मेगावाट पवन व 938 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 14,250 घरों पर रूफटॉप सोलर लगा दिए गए हैं तथा 31/3/2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 किलोवाट तक कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांव की सड़कों पर व अमृत सरोवरों पर सोलर लाइट लगाए जाने के लिए 4,000 व ऊंचे खंभे पर लगे लाइट के लिए 20,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2025-26 में ऐसी 20,000 लाइटें लगाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 6,379.63 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय परिवहन व यातायात वित्त वर्ष 2025-26 में यातायात को और सुलभ बनाने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। 579 स्टैंडर्ड BS6 150 HVAC 375 ई बसों की खरीद की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपली, करनाल, सेक्टर 36A, 12A गुरुग्राम, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत के बस अड्डे बनाए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 71 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बसों की रेलवे जैसी GPS के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग को आम जनता के लिए मुहैया कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार अपने विभागों में विद्युत संचालित गाड़ियां खरीदेगी। हरियाणा रोडवेज भी लंबे रूटों पर विद्युत संचालन बसों की खरीद करेगी। एक डीजल बस को विद्युत संचालित बस में परिवर्तन करने से उसके 10 साल के जीवन काल के दौरान 1.50 लाख लीटर डीजल की बचत संभव होगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में बसों की साफ सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। मोटर व्हीकल टैक्स को वन टाइम टैक्स में परिवर्तित कर टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 3,088.52 करोड़ रुपए को 9.71% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 3,388.47 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक उड्डयन अध्यक्ष महोदय, यह सर्वत्र हर्ष का विषय है कि हमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस इसी 13 मार्च को प्राप्त हो गया है। अब शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं। हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 के तहत हरियाणा को रक्षा संबंधित हथियारों की व अन्य उपकरणों के बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और 2,988 एकड़ जमीन
हिसार में चिन्हित की गई है। यहाँ पर एरोस्पेस, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, एयर कार्गो, वेयर हाउस, टेक्सटाइल जैसी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा ताकि देश के दूसरे कोनों जैसे सालासर, खाटू श्याम, पीताम्बरी माता व चंडीगढ़ को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन प्रशिक्षु जहाज खरीद किए जाएंगे ताकि प्रशिक्षु पायलटों के प्रशिक्षण में लगने वाले लगभग 3 से 4 वर्षों के समय को घटाकर 1 वर्ष किया जाएगा। इससे हरियाणा के युवाओं को हवाई क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 516.26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन एवं विरासत, हरियाणा में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा निवेश करना समय की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि हर परियोजना से लोगों को लाभ मिले और विकास निरंतर गति से चलता रहे। हरियाणा को और अधिक पर्यटनशील बनाने के उद्देश्य से मैं कुछ पहलों का वर्णन करना चाहता हूं। हरियाणा पर्यटन विभाग अपने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वर्ष 2025-26 में कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पर देना सुनिश्चित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मेले के मूलभूत ढांचे को अपग्रेड कर मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर में कई विख्यात मेले लगते हैं, इनको भी और भव्य तरीके से मनाने के लिए विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोहारू फोर्ट भिवानी का पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे व वार्षिक स्तर पर राखी गढ़ी मेला मनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी पर्यटन व पुरातत्व केंद्रों पर टूरिस्ट गाइड की व्यवस्था कराई जाएगी जिन्हें आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का विकास किया जा रहा है जिसकी कुल परियोजना लागत 205.58 करोड़ रुपए है। इस पार्क का उद्देश्य महाभारत महाकाव्य कथा को जीवंत बनाना है जिसमें 80% कार्य पूरा हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अग्रोहा में पुरातत्व स्थल की खुदाई का कार्य जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। साइट पर वनस्पति सफाई का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अग्रोहा विकास परियोजना के अगले चरण में साइट संग्रहालय और इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन और प्लेनेटेरियम तारामंडल का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फार्म स्टे और होम स्टे परियोजनाओं की संख्या को 100 तक बढ़ाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यादवेंद्रा गार्डन, पिंजौर व टिक्कर ताल, मोरनी को भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 262.33 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण व सड़कें। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत आगामी वर्ष में की जाएगी। इसके अतिरिक्त समय आधारित तरीके से सड़कों की मरम्मत किए जाने की योजना बनाई जाएगी ताकि हर सड़क की प्रत्येक 5 साल में मरम्मत हो जाए। गोहाना सोनीपत, भिवानी हांसी व गुरुग्राम पटौदी का 4 मार्गीय व रेवाड़ी बाईपास का कार्य प्रगति पर है। बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट के लिए राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर बिलासपुर चौक, पंचगांव, राठीवास, कापड़ीवास, सालनावास व बनीपुर चौक पर फ्लाईओवर का कार्य किया जा रहा है।
दिल्ली रोहतक रोड पर अंडरपास बनाने का कार्य किया जा रहा है। अंबाला शामली व अंबाला कालाम राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंचकुला यमुनानगर पर सेक्टर 26 साई के लिए अंडरपास का कार्य किया जा रहा है। जीरकपुर व पंचकुला में यातायात की भीड़ कम करने के लिए जीरकपुर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी व हिसार रिंग रोड, पेहवा कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड का कार्य भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला कुरुक्षेत्र में एक विश्राम गृह और लाडवा में एक न्यायालय परिसर निर्माण का प्रस्ताव भी रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों की सुरक्षा में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग की सभी 3500 किलोमीटर 12 फीट चौड़ी सड़कों को मार्च 2027 तक 18 फीट चौड़ी किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 4,830.73 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त वर्ष 2025-26 में सिंचाई एवं जल संसाधन से संबंधित मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हमारी सरकार ने नहरों के विस्तार, जल संरक्षण योजनाओं और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने का विशेष ध्यान दिया है। जल प्रबंधन को और सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में बारिश के दिनों में नदियों के आने वाले बाढ़ के पानी के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से कार्य करवाते हुए 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना में लगे हुए पुराने पंपों को बदला जाएगा। सतलुज यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी पंजाब से दिलवाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार भूजल दोहन से संबंधित एनओसी नीति की समीक्षा कर रही है। औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में एनओसी की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 3 वर्ष होगी। खनन परियोजनाओं के लिए भी यह अवधि 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाएगी। इस नीति से परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया सुगम और प्रभावी बनेगी। इसके माध्यम से निवेश और सतत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 5,443.38 करोड़ रुपए को 10.7% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 6,024.72 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से HKRN में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। इससे इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारियों के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए मैंने प्रति वर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं शहीद सैनिक व अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अंतर्गत कक्षा छठी से 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रतिवर्ष 60,000 रुपए, डिप्लोमा या स्नातक में प्रतिवर्ष 72,000 रुपए, स्नातकोत्तर स्तर में प्रतिवर्ष 96,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं ये प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। एक नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण कौशल
प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रुपए को 17.1% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 135.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा तरीका है जिसमें हम चीजों को इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इसमें कचरा कम करना, चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और जो चीजें बच जाती हैं उन्हें फिर से काम में लेना शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की स्क्रैपिंग नीति बनाई गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ई वेस्ट प्रबंधन की नई नीति बनाएंगे। हरियाणा की उद्यम एवं रोजगार नीति में शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया को अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस दिशा में लोगों को जागरूक करने एवं इस क्षेत्र में कौशल विकास करने पर विशेष बल देगी। इस अवधारणा को साकार करने में सरकार प्राइवेट कंपनियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगी तथा दुनिया भर में जो भी अच्छे तरीके, बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रहे हैं उनको अपनाने का प्रयास करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुग्राम नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में समुचित राशि का प्रबंध किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मानित किए जाने वाले योग्य पेड़ों की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुर्लभ व संकटग्रस्त देशी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए योजना बनाकर इन प्रजातियों के जीन पूल को सुरक्षित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। पूजा अर्चना के उपरांत विसर्जन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रिसाव के चलते नदियों, घग्गर व यमुना में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नई व्यवस्था बनाएगा, जिसके तहत नदियों के किनारे पर निर्धारित जगह पर विसर्जन की व्यवस्था कर लोगों की आस्था का सम्मान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ तकनीकी व वित्तीय सहयोग के लिए अनुबंध करेगी, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आने वाले 6 वर्षों में 3,647 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 538.54 करोड़ रुपए को 32.7% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 714.89 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क 100 अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 538 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा करके इसका लोकार्पण किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर के लिए यात्राएं शुरू करवाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी और राखी गढ़ी सभ्यता
हमारी विशाल सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला व संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाए जाने और इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 25 करोड़ रुपए की राशि देने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पीपली में एक स्मारक बनाने की घोषणा भी गत वर्ष की गई थी। मैं इस स्मारक की नागरिक सहभागिता बढ़ाने व इसके पर्यवेक्षण व प्रशासन के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना व इसे प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले और खालसा राज के संस्थापक और वीरता की प्रतिमूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर के लोगढ़ ट्रस्ट को स्मारक के निर्माण व प्रशासन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव मैं भी रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा की तर्ज पर वित्त वर्ष 2025-26 में यह सुविधा मीडिया कर्मियों को भी प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में तीज, त्योहार, मेले और उत्सव सभी वर्गों में उत्साह एवं हर्षोल्लास की भावना का संचार करते हैं। मैं ऐसे सभी अवसरों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिखों के गौरवशाली इतिहास और देश व मानव मात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए भी पीपली में सिख संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई थी। HSVP द्वारा इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 262.31 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। महिला एवं बाल विकास। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण में विकास की पूर्ण सुविधाओं में पले बढ़े। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता नीतियों की पहल और कार्यक्रम बच्चों के अधिकारों के बारे में जागृति फैलाने, उनकी शिक्षा, पोषाहार, स्थानात्मक सहायता आदि के माध्यम से बच्चों का विकास, देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अगस्त 2022 से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को 3 प्रमुख मिशनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य वर्ष 2025-26 के लिए विभाग नियमन नए कदम उठाएगा। कुपोषण एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि इसका समय पर निदान न किया जाए तो इससे आने वाली पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा नूंह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना चलाई जा रही है। मैं इस योजना को 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि से भी 22 जिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज बड़ा योगदान दे रही हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मैं पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। व्यापार में महिलाओं को मौका दिए जाने के लिए सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपए की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तन करने का भी मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम
आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तन करने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1008.44 करोड़